विनाशक मिलन शक्ति हथेली। छोटू अचानक आगे बढ़ा। उसकी दोनों आंखों में एक भूरा काला रंग छा गया, जिसके बाद तीनों ऊर्जाओं से मिलकर बनी अजीब भूरे काले रंग की ऊर्जा उसके शरीर के भीतर से फूट पड़ी और सीधे एक भूरे काले हथेली में समा गई, जिसका आकार लगभग 10 फीट था। उस हथेली में अनगिनत घूमते हुए काले छेद छिपे हुए थे, जो बेहद भयावह लग रहे थे। जैसे ही हथेली बनी, छोटू की आंखों में एक तेज अभिव्यक्ति उभरी। ये पहली बार था जब उसने तीनों शक्ति को मिलाकर कोई हमला किया था। छोटू भी ये जानना चाहता था कि इस तीनों ऊर्जा से बनी मिलन की शक्ति कितनी ताकतवर थी। छोटू के दिमाग में एक विचार आया। भूरे काले रंग की हथेली जो बनी थी, वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसके कहने पर यह सीधे बड़े हॉल में हवा के आधे हिस्से से गुजरी और फिर शाहजहां से टकरा गई, जो तेजी से आगे बढ़ रहा था। भूरे काले रंग की हथेली में झकझोर देने वाली गति नहीं थी, पर सिर्फ कुछ ताकतवर लोग ही ये महसूस कर सकते थे कि भूरे काले रंग के अंदर मौजूद ताकत कितना खतरनाक है। बड़े हॉल में मौजूद हर किसी की निगाहें उम्मीद के मुताबिक खुशी से झूम उठी जब उन्होंने देखा कि ध्रुव में वाकई शाहजहां का सामना करने की हिम्मत है। वहां मौजूद ज्यादातर लोग निर्वाण थे। इस समूह में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो पहले से ही निर्वाण क्लेश से गुजर चुके थे, इसलिए वो सिर्फ देखकर ही बता पा रहे थे कि ध्रुव निर्वाण रैंक से सिर्फ आधा कदम दूर था। हालांकि ध्रुव की अंदरूनी शक्ति कमजोर नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ एक पंचतत्वा तांत्रिक था और उसे एक असली पंचतत्वा तांत्रिक नहीं माना जा सकता था। उसकी मौजूदा क्षमता शाहजहां के मुकाबले में नहीं थी। बेशक इन लोगों में स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी नजर अच्छी थी। साथ ही छोटू द्वारा दिखाए गए कई ताकतवर हुक्म के इक्के के कारण उन्हें उसे कम आंकने का डर था। कोई नहीं जानता था कि ये लड़का जो हुक्म के इक्के से भरा हुआ था, उसके पास कोई छिपी हुई ताकत होगी जिसके बारे में वो नहीं जानते थे। जबकि बड़े हॉल के अंदर कई अलग अलग विचार बह रहे थे। भूरे काले रंग की हथेली पहले से ही शाहजहां के हमले से टकरा गई थी। टक्कर से किसी तरह का जोरदार धमाका नहीं हुआ। उसी वक्त भूरे काले रंग की हथेली से एक बेहद अजीब और ताकतवर विनाशक शक्ति फूट पड़ी। इस विनाशक शक्ति के तहत शाहजहां के जंगली और हिंसक हमले का एक हिस्सा अचानक गायब हो गया और भूरे काले रंग की हथेली पर बहने वाली रोशनी तेजी से चमकने लगी। छोटू की आंखें में जानलेवा भाव चमक उठा और उसके गले से अचानक एक धीमी चीख निकली। तबाह कर दो उसके हमले को। शाहजहां का उन्मत्त और हिंसक हमला बेहद अजीब तरीके से और तेजी से कमजोर होता जा रहा था, जिसके बाद हथेली के तेजी से गुजरने के साथ ही यह पूरी तरह से बिखर गया। परिणाम स्वरूप भूरे काले रंग की हथेली से निर्वाण शक्ति का हमला बिखर गया, लेकिन गायब नहीं हुआ। इसकी ताकत में जरा भी कमी नहीं आई, क्योंकि इसने शाहजहां के शरीर पर बिजली की तरह दबाव डाला, जबकि शाहजहां की आंखों में एक झटका दिखाई दिया। शाहजहां के शरीर से एक धीमी और गहरी आवाज निकली, जिसके बाद ऐसा लगा कि उसके शरीर को जोरदार झटका लगा है और वो बुरी तरह से पीछे हट गया। वो लड़खड़ा गया और अपने शरीर को शांत करने की कोशिश में जल्दी से खाली हवा में कदम रखा। हालांकि वो कामयाब नहीं हुआ और एक चट्टान के खंभे से टकरा गया। एक बड़ी ताकत ने सीधे चट्टान के खंभे पर कई छोटी और घनी दरारें पैदा कर दीं। शाहजहां ने तुरंत ही अपने शरीर से ताजा खून थूक दिया, क्योंकि उसका शरीर चट्टान के खंभे से टकराया था। ऐसा लग रहा था कि थूके गए लाल रंग के अंदर भूरे काले रंग की हवा का कुछ अवशेष मौजूद था। हॉल के अंदर एक बार फिर सन्नाटा छा गया जब शाहजहां ने मुंह में ताजा खून थूका। सभी निजी बातचीत अचानक बंद हो गई। इस बार छोटू की ओर देखने वाली निगाहें आखिरकार अतुलनीय रूप से गंभीर हो गई थीं। अगर यह कहा गया था कि निंजा और जिंदा बनी रूहानी कठपुतली की मौजूदगी ने सभी योद्धाओं को कम अंकने से रोक दिया, प्राचीन साम्राज्य के तगड़े बड़े आदमी की नजरें छोटू पर बेहद अजीब तरीके से टिकी हुई थीं, क्योंकि वो धीरे से बुदबुदा रहा था। उसके बगल में बैंगनी काले रंग की कपड़े पहने लड़की ने भी धीरे से अपना सिर हिलाया। वास्तव में शाहजहां को चोट पहुंचाने में कामयाब होना निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो एक आम योद्धा कर सकता था। शाहजहां आखिरकार पूरी तरह से खामोश कमरे में लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ
उसका चेहरा एक गहरे सदमे से भर गया था। जाहिर है वो अभी तक उस हमले से उबर नहीं पाया था। अपनी आखिरी लड़ाई के दौरान छोटू को अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी भागने के लिए अपने हाथ में प्राचीन चाबी पर भरोसा करना पड़ा था। शाहजहां पूरी तरह से कल्पना करने में असमर्थ था कि ध्रुव रायजादा 1 या 2 महीने तक उससे न मिलने के बाद इतना ताकतवर हो गया था। नामुमकिन। शाहजहां का चेहरा अचानक बदल गया। दैत्य साम्राज्य का एक काबिल योद्धा वास्तव में जवान पीढ़ी के एक लड़के से हार जाएगा जो एक निम्न श्रेणी के साम्राज्य से आया था। इस वक्त राजन, जो निंजा के साथ एक खतरनाक लड़ाई कर रहा था, उसने भी दूसरी तरफ अप्रत्याशित घटनाक्रम को देखा। उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया और वो निंजा से खुद को दूर खींचने के लिए दौड़ा। वो एक पल में शाहजहां के पास आ गया। मुझे मत छुओ, इस लड़के की निर्वाण शक्ति में कुछ अजीब है। शाहजहां ने राजन के हाथ को रोक दिया जो उसको छूने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। इस शरीर पर भूरे काले भाप के धागे उसके शरीर के अंदर बेतरतीब ढंग से घूम रहे थे। ये अजीब ऊर्जा एक तरह के जहर की तरह थी। वो धुएंदार धारियां जहां भी गुजरती, उसके शरीर में मौजूद निर्वाण शक्ति को बार बार खत्म कर देती और उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से को पूरी तरह से घायल कर देती। राजन की आंखें भी इस स्थिति को देखकर थोड़ा सिकुड़ गईं। उसने हवा में एक मुक्का मारा और शक्तिशाली निर्वाण शक्ति शाहजहां के शरीर में बहने लगी। एक पल बाद उसकी आंखों में भी एक हैरान करने वाला भाव उभर आया। उस अजीब भूरे काले धुएं से निपटना अप्रत्याशित रूप से कठिन था। अपनी ताकत के बावजूद उसे इस भूरे काले धुएं को पूरी तरह से फैलाने से पहले बहुत ज्यादा कोशिश करना होगा। शाहजहां की थकावट भरी अभिव्यक्ति उसके शरीर के भीतर भूरे काले धुएं के अंतिम धागे के बिखरने के बाद ही थोड़ा ठीक हुआ। हालांकि यह साफ था कि वो काफी गंभीर रूप से घायल था। जिस नजर से वो छोटू को फिर से दे रहा था, उसमें अब कोई कम आकलन नहीं था। इसके बजाय ये डर से भरा हुआ था। बड़े हॉल में दैत्यबाज साम्राज्य के योद्धाओं को जिंदा बनी रूहानी कठपुतली ने पहले ही पीछे भगा दिया था और उनमें से कियों को बेहद बुरी तरह से घायल कर दिया था। वो सभी छोटों के साथ राजन के पीछे छिप गए। छोटू को देखते हुए उनकी निगाहों में थोड़ा डर था। ये खास तौर से मोहितार के समूह के लिए था, जिसने एक बार छोटू के साथ मारपीट किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा था कि कैसे ध्रुव ने पहले शाहजहां को घायल किया था। वर्तमान में उनके दिल बिल्कुल शाहजहां के समान ही लग रहे थे। इस वक्त जिंदल भी डर के मारे कांप रहा था। जब वो पहली बार ध्रुव से मिला था तो ध्रुव उसकी एक नजर के भी लायक भी नहीं था। हालांकि उसकी मौजूदा हालत अलग लग रही थी। इस अस्त व्यस्त बड़े हॉल में मौजूद हर कोई दुखी दैत्यबाज साम्राज्य को देख रहा था। हालांकि वो ऊपर से शांत भाव बनाए हुए थे, लेकिन उनके दिलों में पहले से ही एक बड़ा तूफान उठ चुका था। वो सभी समझ गए थे कि अगर यहां की बात फैल गई तो मुमकिन है कि ध्रुव रायजादा का नाम इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी बहुत मशहूर हो जाएगा। आखिरकार ध्रुव रायजादा इतने लंबे वक्त में पहला इंसान था जो दैत्यबाज साम्राज्य के लोगों को इस हद तक मजबूर करने में सक्षम था। हालांकि लोगों की सोच से दूर निंजा एक बार फिर ध्रुव के पीछे खड़ा हो गया। उसके हाथ में काले रंग का खंबा जमीन पर जोर से पटकी हुई थी। उसकी ताकत की वजह से जमीन थोड़ी हिल रही थी। वो रूहानी कठपुतली भी निंजा के पीछे आ गया था। वो निंजा के दूसरी तरफ खड़ा था। छोटू के बगल में खड़े होने पर कठपुतली और निंजा दोनों ही दो खौफनाक और खतरनाक जानवर की तरह लग रहे थे। इस बड़े हॉल में खड़े इन दो लोगों और एक कठपुतली की आभा ही शक्तिशाली दैत्यबाज साम्राज्य के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए काफी था। इस वक्त उन सबको किसी ने भी थोड़ा सा भी कम आंकने हिम्मत नहीं की। वो योद्धा जो पहले छोटू के हाथों से प्राचीन चाबी छीनने की तैयारी कर रहे थे, चुपचाप थोड़ा पीछे हट गया। क्या मजाक है, यहां तक कि दैत्यबाज साम्राज्य भी ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंच गया था। कौन भला ऐसा कुछ करने की हिम्मत करेगा? छोटू ने दैत्यबाज साम्राज्य की ओर देखते हुए कहा, तो बस इतना ही है। छोटू की आंखें गहरे गड्ढे की तरह शांत थीं और वो धीरे धीरे राजन और बाकी के दैत्यबाज साम्राज्य के लोगों को घूर रहा था। हालांकि उसकी धीमी आवाज ने
सभी के दिलों को डरने पर मजबूर कर दिया। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी ऐसे लड़के को देखा था जिसने दैत्यबाज साम्राज्य से इस तरह से बात करने की हिम्मत की थी। हालांकि किसी ने भी इस पर कोई आपत्ति जताने की हिम्मत नहीं की। लड़के, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? राजन की आंखें अतुलनीय रूप से जानलेवा थीं और वो सख्ती से बोला। आप कोशिश क्यों नहीं करते? छोटू ने हंसते हुए कहा। एक ताकतवर जानलेवा इरादा धीरे धीरे फैल गया। उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि ध्रुव रायजादा वास्तव में दैत्यबाज साम्राज्य को खत्म करने की योजना बना रहा था। वास्तव में छोटू का दिल इस दैत्यबाज साम्राज्य के प्रति जानलेवा इरादे से भरा हुआ था जिसने उसे काफी परेशान किया था। वर्तमान में उसके पास जो ताकत थी वो पहले से ही इस शक्तिशाली उच्च रैंक वाले साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए काफी थी। तुम! राजन की आंखों में बेरहमी झलक उठी, पर वो कुछ नहीं कर सका। वह गुस्से में हमला करने ही वाला था कि उसने देखा कि ध्रुव के पीछे निंजा धीरे धीरे अपने हाथ में धातु का खंबा उठा रहा है। तुरंत उसने अपने दिल में उठे गुस्से को दबा दिया। ऐसा लग रहा था कि वो इस स्थिति का सामना करने में ज्यादा मजबूत नहीं था। दोस्त, तुम सबके बीच का मामला बस एक गलतफहमी है। इस हद तक बात को घुमाने की क्या जरूरत है? कुछ दिनों में प्राचीन खजाने का दरवाजा खुल जाएगा। अगर इस वक्त कोई दुर्घटना हो जाती है तो सभी लोग प्राचीन खजाने के दरवाजे में प्रवेश करने में असमर्थ हो सकते हैं। मेरे हिसाब से तुम सब फिलहाल के लोए इस मामले को छोड़ क्यों नहीं देते? तुम क्या कहते हो? इस वक्त लाल तगड़ा आदमी आखिरकार आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए निंजा से बोला। इस बार प्राचीन खजाने की वजह से कई ताकतवर साम्राज्य आए हैं, यहां तक कि हमें उनमें से कुछ से निपटने में भी मुश्किल हो रही है। अगर हम प्राचीन खजाने से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मदद करना लड़ने से बेहतर हो सकता है। बैंगनी काली कपड़े वाली लड़की ने धीरे से कहा। छोटू की नजर शांति से उन पर घूमी। वो जानता था कि ये प्राचीन साम्राज्य और मृत घाटी साम्राज्य के लीडर थे। वो दो अन्य प्राचीन चाबियों के मालिक थे। उनके बातों का मतलब सुनकर यह साफ था कि वो दैत्यबाज साम्राज्य के साथ एक टीम में नहीं थे, लेकिन वो राजन को उसके हाथों से घायल होते हुए भी नहीं देखना चाहते थे। मुझे अकेले रहना पसंद है, किसी मददगार की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि तुम दोनों ने ये कहा है, इसलिए मैं इस मामले को अस्थायी रूप से अलग रखूंगा। लेकिन अगर दैत्यबाज साम्राज्य कोई बेवकूफी भरा काम करता है तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उनके हाथों से उस प्राचीन चाबी को छीनने के लिए हमला नहीं करूंगा। निंजा को इन उच्च श्रेणी के साम्राज्यों पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो जानता था कि अगर उसने पहले अपना हुक्म का इक्का और ताकत नहीं दिखाई होती तो ये मुमकिन था कि ये लोग उनके लिए बोलने में मदद नहीं करते, भले ही वो लोग दैत्यबाज साम्राज्य के समूह द्वारा मारा गया होता। फिर भी मौजूदा हालत को देखते हुए प्राचीन साम्राज्य और मृत घाटी साम्राज्य स्पष्ट रूप से उसे दैत्यबाज साम्राज्य को खत्म करने से रोकेंगे। छोटू 3 उच्च रैंक वाले साम्राज्यों के खिलाफ लड़ने में भी असमर्थ था। उस स्थिति में यह अच्छा था कि वो इस मौके का लाभ उठाए और पीछे हट जाए। इस प्राचीन खजाने में प्रवेश करने के बाद उसके पास अभी भी दैत्यबाज साम्राज्य को खत्म करने के लिए काफी मौका होंगे। इसके अलावा वर्तमान में भी उसे राजन के समूह को खत्म करने का पूरा भरोसा नहीं था। लाल हथियार वाले आदमी और बैंगनी काली लड़की ने राहत की सांस ली। हालांकि उन्हें कुछ हद तक पछतावा भी हुआ। वो जानते थे कि पहले किनारे पर निष्क्रिय खड़े रहने के उनके काम के कारण छोटू के मन में उनके प्रति कोई अच्छी धारणा नहीं बनी थी। अलविदा, मैं एक बार फिर आऊंगा जब प्राचीन खजाना खुलने वाला होगा। छोटू ने राजन के बेहद फीके पड़े चेहरे पर नजर डाली। उसने ज्यादा देर तक रुकने की योजना नहीं बनाई थी। छोटू ने लाल तगड़े आदमी और बैंगनी काली लड़की की ओर अपने हाथ जोड़ा और वहां से जाने लगा। उसके कदम एक पल के लिए रुक गए जब वह मुख्य दरवाजे से बाहर निकलने वाला था। अपना सिर घुमाते हुए उसने बड़े हॉल में कुछ योद्धाओं को देखा जो उसके हाथों में प्राचीन चाबी छीनने की योजना बना रहे थे। वैसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या अभी भी मुझमें इस चौथी प्राचीन चाबी को रखने की काबिलियत है? किसी ने जवाब नहीं दिया। हालांकि छोटू को इन लोगों की निगाहों से पहले ही जवाब मिल चुका था।
दैत्यबाज साम्राज्य के साथ इस बड़ी लड़ाई ने इन लोगों के विचारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। चाहे कोई कहीं भी हो, ताकत हमेशा हर चीज पर विजय पाने में सक्षम होती है।